हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल मेधा अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड राजन सीरीज के शॉर्ट आंसर के पार्ट 3 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो यूपीडीएलएड के सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसके सेकंड पार्ट को डिस्कस किया था। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में लिंक से जाकर प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द प्लेस ऑफ इंग्लिश इन प्रेजेंट डे? वर्तमान समय में अंग्रेजी का क्या स्थान है, इसके बारे में बताना है। दिस डे इंग्लिश इज टॉट एज अ सेकेंड लैंग्वेज एज वेल एज अ फॉरेन लैंग्वेज। आजकल अंग्रेजी को सेकेंड लैंग्वेज के साथ ही साथ विदेशी भाषा के रूप में भी टीच किया जाने लगा है। नाउ इंग्लिश इज, अब अंग्रेजी 1.10 नो मोर द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड एग्जामिनेशन। देयर आर सम पब्लिक स्कूल एंड कॉन्वेंट where the medium of instruction and examination is still English। अब निर्देश और परीक्षा का माध्यम इंग्लिश नहीं है। कुछ पब्लिक स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल ही ऐसे हैं जहाँ शिक्षा और परीक्षा का माध्यम इंग्लिश है। मतलब कुछ ऐसे कॉन्वेंट स्कूल में ही इंग्लिश परीक्षा का माध्यम है और कहीं पर भी नहीं है। सेकेंड पॉइंट, इन लोअर प्राइमरी स्टेज इट इज़ नॉट बीन टॉट एक्सपेक्ट इन पब्लिक स्कूल। लोअर प्राइमरी क्लासेस में इसे पब्लिक स्कूल के अलावा कहीं नहीं पढ़ाया जाता। मतलब कॉन्वेंट स्कूल या पब्लिक स्कूल में ही इंग्लिश को प्राइमरी स्टेज पर पढ़ाया जाता है और कहीं नहीं पढ़ाया जाता है। थर्ड पॉइंट है, रिगार्डिंग इट्स प्लेस इन लोअर सेकेंडरी स्टेज देयर इज नो यूनिफॉर्म पॉलिसी इन पंजाब हरियाणा इज टीचिंग स्टार्ट फ्रॉम द 6th क्लास, इन हिमाचल प्रदेश फ्रॉम 4th क्लास एंड इन गुजरात फ्रॉम 8th क्लास। निचले माध्यमिक स्तर में अपनी जगह के बारे में कोई यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं है। पंजाब और हरियाणा में इसकी शिक्षा 6th क्लास से स्टार्ट होती है, हिमाचल प्रदेश में 4th क्लास से और गुजरात में 8th क्लास से स्टार्ट होती है। मतलब इसके माध्यमिक स्तर पर अपनी जगह के बारे में कोई निश्चित पॉलिसी नहीं है। पंजाब और हरियाणा में जो इंग्लिश स्टार्ट होती है वो 6th क्लास से होती है, हिमाचल प्रदेश में 4th क्लास से और गुजरात में 8th क्लास से। कोई एक निश्चित रूल नहीं है कि किस क्लास से स्टार्ट होनी है। Next, 4 point, there is also no uniform policy about its place in the higher secondary level. In different states, English is compulsory for some students at this level and optional for some. विभिन्न राज्यों में उच्च माध्यमिक स्तर पर इसके स्थान के बारे में कोई भी समान नीति नहीं बनाई गई है। हर राज्य की अपनी अलग अलग है, कोई भी एक समान नीति नहीं है। अंग्रेजी इस स्तर पर कुछ छात्रों के लिए अनिवार्य है और कुछ छात्रों के लिए वैकल्पिक है। मतलब कहीं पर इंग्लिश को अनिवार्य किया गया है और कहीं पर वह ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में या वैकल्पिक सब्जेक्ट के रूप में चल रही है। 5th पॉइंट, इट इज़ नॉट अ कंपल्सरी सब्जेक्ट एज द ग्रेजुएशन लेवल। यह ग्रेजुएशन लेवल पर एक अनिवार्य विषय नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लाउड रीडिंग। लाउड रीडिंग जो होती है उसके ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। क्या कैसे होती है, क्या है? दिस इज नोन एज ओरल रीडिंग ऑल्सो। लाउड रीडिंग को हम ओरल रीडिंग के नाम से भी जानते हैं। इट इज इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर 2 months ऑफ रीडिंग। यह पढ़ने के 2 महीने बाद इसे इंट्रोड्यूस किया जाता है। इट मीन्स डेट व्हेन पीपल लर्न व्हाट दे हैव टू रीड इन बुक it should be introduced. This reading is carried out to some extent when English is taught in the classroom. इसका अर्थ है जब छात्र यह सीख ले कि उसे पुस्तक में क्या पढ़ना है तो उसे पुनः स्थापित किया जाना चाहिए। मतलब जब तक छात्र यह नहीं सीख लेता कि उसे क्या पढ़ना है तब तक हम उसे 2 महीने तक यही सिखाते रहते हैं। फिर 2 महीने बाद उसे इंट्रोड्यूस किया जाता है लाउड रीडिंग को। However, it is not sufficient as there has not been much practice in the reading of mother tongue to thus restricting the scope of reading in English. English writing point out there is very little real reading done in English. इस रीडिंग को कुछ हद तक अंग्रेजी कक्षाओं में पढ़ाया जाता है, तथापि ये सफिशियंट नहीं है। मतलब इसे अंग्रेजी कक्षाओं में पढ़ाया जाता है जो कि सफिशियंट नहीं है, कि मातृभाषा के पठन पठान में अधिक अभ्यास नहीं किया गया है। इस प्रकार किसी अंग्रेजी लेखक ने भी इंगित किया है कि अंग्रेजी में
वाचन अभ्यास का क्षेत्र सीमित किया गया है। ये राइटर ने पॉइंट आउट भी किया है कि अंग्रेजी में वाचन का जो क्षेत्र है उसे सीमित किया गया है। इंग्लिश इज अ फॉरेन लैंग्वेज। इंग्लिश एक विदेशी भाषा है। वट द चीफ डिफिकल्टीज फाउंड इन द फैक्ट दैट द पीपल आर नॉट टॉट टू रीड अलाउड प्रॉपरली इन देयर मदर टंग। कठिनाई का एक पार्ट यह भी है कि अंग्रेजी एक विदेशी भाषा है, लेकिन सबसे बड़ी कठिनाई इस तथ्य में पाई जाती है कि विद्यार्थियों को मातृभाषा में से अच्छी तरह से पढ़ना नहीं सिखाया जाता है। Loud reading should be introduced after the student have been given some training in reading for 2 months on the points concerning pronunciation, intonation, stress and other aspect of spoken English. Loud reading की शुरुआत 2 महीने तक पढ़ाते रहने के बाद शुरू की जानी चाहिए। 2 महीने तक स्वर शैली, तनाव, बोली जाने वाली अंग्रेजी पर ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। मतलब 2 महीने तक किस पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि उनकी शैली कैसी है, स्ट्रेस कैसा है, क्या उनका एस्पेक्ट है, क्या कंसर्न है, क्या प्रोनाउंसिएशन है। 2 महीने तक इस चीज़ की ट्रेनिंग देनी चाहिए। जब बच्चे ये सब सीख जाते हैं तब उसके बाद उसे इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए। द ऑब्जेक्ट ऑफ लाउड रीडिंग। लाउड रीडिंग के क्या क्या ऑब्जेक्ट हैं? सबसे पहला है to enable student to read with correct pronunciation, articulation, intonation, stress and rhythm। सही उच्चारण, लय, तनाव और रिदम के साथ पढ़ने के लिए छात्रों को सक्षम करना। मतलब छात्रों को सही से प्रोनाउंस करना आना चाहिए, क्या लय होनी चाहिए उनकी, क्या रिदम होना चाहिए। इसके लिए छात्रों को इतना सक्षम करना कि इस सब के बारे में उन्हें जानकारी हो। सेकेंड है टू इनेबल स्टूडेंट टू रीड विथ एक्सप्रेशन। छात्रों को अभिव्यक्ति के साथ पढ़ने के लिए सक्षम बनाना कि जो वो बोल रहे हैं उसका भाव भी उनके चेहरे पे होना चाहिए, उनका एक्सप्रेशन भी उनके फेस पे आना चाहिए। थर्ड है टू टेस्ट स्टूडेंट नॉलेज ऑफ स्पीकिंग वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंस। बोलने वाले शब्दों, वाक्यांशों और छात्रों के ज्ञान का परीक्षण करने के लिए कि छात्र जो स्टूडेंट है वो क्या वर्ड बोल रहे हैं, क्या फ्रेजेस हैं, क्या सेंटेंस है, सबका परीक्षण करने के लिए। टू गिव प्रैक्टिस, अभ्यास देने के लिए। टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, जो अर्थ है उसको समझने के लिए। एंड लास्ट पॉइंट टू प्रिपेयर प्यूपिल्स फॉर इफेक्टिव साइलेंट रीडिंग। प्रभावी साइलेंट रीडिंग के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। इसके एक बार और रिवाइज। ऑब्जेक्ट क्या क्या है? सही उच्चारण, लय, तनाव और रिदम के साथ पढ़ने के लिए छात्रों को सक्षम बनाना। छात्रों की अभिव्यक्ति के साथ पढ़ने के लिए सक्षम करना। बोलने वाले शब्दों, वाक्यांशों और छात्रों के ज्ञान का परीक्षण करने के लिए, अभ्यास देने के लिए, अर्थ को समझने के लिए और प्रभावी साइलेंट रीडिंग के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। ये सब इसके लाउड रीडिंग के ऑब्जेक्ट हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। What is the importance of स्पेलिंग? स्पेलिंग की क्या इंपॉर्टेंस है इसके बारे में बताना है। मतलब वर्तनी का क्या महत्व है। इंपॉर्टेंस ऑफ स्पेलिंग, ये मैक्स मुलर द्वारा डेफिनेशन दी गई है। इंग्लिश स्पेलिंग इज द नेशनल मिसफॉर्च्यून टू इंग्लैंड एंड इंटरनेशनल मिसफॉर्च्यून टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, yet it cannot be denied that the spelling ability in the importance acquisition, the ability to spell word correctly is one of the initial of correct composition. Nothing often so much as such correct spelling. To spell one words correctly is a part of courtesy due to person who is to read what is written, and the absence of it is considered a lack of good education and respectability. As such, correct spelling should be learned and given priority in reading and writing English. ये मैक्स मुलर ने डेफिनेशन दिया। उन्होंने क्या क्या हिंदी में बताते हैं। इंग्लिश स्पेलिंग इंग्लैंड के लिए एक राष्ट्रीय दुर्भाग्य तथा शेष विश्व के लिए एक ये अंतर्राष्ट्रीय दुर्भाग्य। फिर भी इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि वर्तनी योग्यता महत्वपूर्ण अधिग्रहण है। शब्दों को सही ढंग से वर्तनी करने की क्षमता सही संरचना के लिए आवश्यक है। कुछ भी ऐसा सही वर्तनी के रूप में इतना अपमान नहीं करता है। किसी के शब्दों को सही ढंग से लिखना शिष्टता का एक हिस्सा है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के प्रति जो लिखे हुए को पढ़ना है
लिखा हुआ उसे पढ़ना है और उसकी अनुपस्थिति को अच्छी शिक्षा और प्रतिष्ठा का अभाव माना जाता है। इसलिए सही वर्तनी को पढ़ना और लिखने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ये डेफिनेशन मैक्स मुलर द्वारा दी गई है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। गिव सजेशन फॉर बेटर यूज ऑफ फोनेटिक मेथड। फोनेटिक मेथड पे क्या सजेशन है? फोनेटिक मेथड को अच्छा करने के लिए क्या सजेशन है उसके बारे में बताना है। ऑडिटोरी मेमोरी शुड बी कल्टिवेटेड। इट मीन्स टू डिस्क्रिमिनेट साउंड, टू रिकॉग्नाइज साउंड एंड टू रिमेंबर साउंड। ऑडिटोरी मेमोरी मतलब श्रवण स्मृति, हमारी सुनने की मेमोरी शिक्षित की जानी चाहिए। इसका मतलब है साउंड में भेदभाव कर पाना, मतलब जो भी हम साउंड बोल रहे हैं उसमें अंतर कर पाना, साउंड को पहचानना और साउंड को याद कर पाना। सेकंड पॉइंट है जॉन सजेस्टेड दैट डिक्टेशन ऑफ आइसोलेटेड साउंड इज हेल्पफुल। जॉन्स ने सजेस्ट किया कि अलग ध्वनि की सुतलेख उपयोगी है, मतलब डिफरेंट साउंड की डिक्टेशन बच्चों को कराया जाए, वो उनके लिए बहुत उपयोगी है। थर्ड है साउंड ऑफ मदर टंग एंड इंग्लिश शुड बी कंपेयर्ड। जो हमारी मदर टंग है, मातृभाषा, उसकी साउंड और अंग्रेजी में तुलना की जानी चाहिए। फोर्थ है दो साउंड शुड बी नोटेड एंड प्रैक्टिस्ड विच आर प्रोनाउंस्ड इनकरेक्टली बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट। साउंड को नोट करना और अभ्यास कराना चाहिए जिससे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो गलत प्रोनाउंस करती हैं उसमें उनका सुधार हो सके। फिफ्थ है टंग ट्विटर्स आर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऑफ द डिफिकल्ट साउंड्स। दिस साउंड बी यूज टू प्रोनाउंस डिफिकल्ट वर्ड्स। टंग ट्विटर्स डिफरेंट साउंड शब्दों का समूह है। इनका यूज हम डिफिकल्ट साउंड को प्रोनाउंस करने के लिए करते हैं। टंग ट्विटर का यूज हम किस लिए करते हैं? जो हमारे डिफिकल्ट साउंड है उनको प्रोनाउंस करने के लिए हम टंग ट्विटर्स का यूज करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको थर्ड पार्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। इसका अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।